नमस्ते सभी को। तो जैसा आज हमारा एक वेबिनार है, वी आर हियर टू कंडक्ट अ वेबिनार exclusively for women health, and it's our pleasure to have Dr. Khyati ma'am. Hello. So ma'am, she's our esteemed gynecologist at Pushpanjali Hospital, and we do also have Dr. Animesh Gupta sir. He's a medical oncologist at Pushpanjali Hospital. Welcome to the webinar, sir. Welcome to webinar, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, shall we start now, ma'am? Sure. Yeah. And our viewers are here who are sending questions continuously. That's nice. Good to know. Yeah. Umesh sir is yet to join. Umesh sir भी हमें join करेंगे. Dr. Umesh sir, he is a endocrinologist here at Pushpanjali Hospital. So, meanwhile, ma'am, it's the first question for you. Okay. Ma'am, she is Miss Sadhika. She's 22 years. Okay. या एंड ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरे पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं और वो कभी बहुत हैवी होते हैं, कभी बिल्कुल लाइट। ये नॉर्मल है या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं, अगर आपके पीरियड्स आपको खुद को फील हो रहा है कि आपके पीरियड्स कभी हैवी हो रहे हैं और कभी नॉर्मल हो रहे हैं, सी व्हाट हैपेंस इज दैट यू नो द बेस्ट कि आपके पीरियड्स कैसे आते हैं यूजुअली और आजकल उनमें क्या चेंज आ रहा है। तो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ चेंज कि वो हैवी हो रहे हैं या लाइट हो रहे हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर। एंड बिफोर दैट आई थिंक डॉक्टर को तो दिखा ही लीजिए, साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़े चेंजेस। अगर आपको लगता है आपका लाइफस्टाइल थोड़ा ज़्यादा सेडेंट्री है या आप अनहेल्दी डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें चेंजेस अगर आप पहले से ले आए, दैट वुड बी अ गुड वे to go about it. But yes, you should definitely consult a doctor because it can be a sign of a little bit of hormonal imbalance in your body. Hello. Am I या audible? मैम, या मैम, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंबल करता हुआ दैट मुझे कभी कभी पीरियड्स के टाइम अनबेरेबल पेन होता है, कॉलेज मिस करना पड़ जाता है। तो क्या ये सिर्फ क्रैम्स की कैटेगरी में आता है या फिर कोई सीरियस इश्यू हो सकता है? ओवर टू यू मैम। नहीं, देखो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि पीरियड पेन इज नॉर्मल. पीरियड पेन इज नॉर्मल ओनली इफ वी हैव रूल्ड आउट एवरीथिंग एल्स. हर एक का पेन टॉलरेंस अलग होता है, बट येस इट कैन बी समथिंग कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस, या फिर अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो एडिनोमायोटिक चेंजेस भी होते हैं यूट्रस में. इन सब की वजह से आपको पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड आने से पहले शुरू हो जाता है एंड इनफैक्ट काफ़ी लेट तक वो कंटिन्यू रहता है. तो यू शुड डेफिनेटली अगेन विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट. इनके ट्रीटमेंट्स में कुछ हार्मोनल पिल्स होती हैं, वो हम ट्राई कर सकते हैं, 1 मंथ to 3 मंथ्स तक वेरी करती है. We can try that out for you and then maybe relief मिले आपको. थैंक यू सो मच मैम। अनिमेश सर, ये एक हमारे यूजर ने क्वेश्चन भेजा है, बट इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन करने का रिक्वेस्ट किया है। ये कह रही हैं कि इन्होंने पूछा है दैट डॉक्टर मेरे ब्रेस्ट में कभी कभी पेन और हल्का सा लंप जैसा फील होता है, पर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया है। मैंने 2 से 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, वो नॉर्मल आए हैं। तो क्या ऐसे केसेस में भी कैंसर का रिस्क हो सकता है? ओवर टू यू सर। हेलो। यस सर, एम आई ऑडिबल? एज बताया इन्होंने अपना एज? सर एज इन्होंने 21 लिखी है अपनी। अच्छा, सी देखिए 21 इयर्स में एक्चुअली में इट्स वेरी अनलाइकली कि मैलिग्नेंसी मतलब कोई कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड्स नेगेटिव आए हैं तो एक बार आप मतलब एक बार किसी कैंसर सर्जन या कैंसर के किसी डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। चांसेस तो एक्चुअली में बहुत कम है, बट एक बार डॉक्टर एक बार एग्जामिन करके देख लेंगे एंड देन यू विल बी वेरी श्योर. बट एट दिस एज जनरली इट इज अनलाइकली कि कोई प्रॉब्लम है, और ये पीरियड्स वगैरह के साथ भी कभी कभी लंप फील हो सकता है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा लें
and then you'll be like really sure. बाकी अल्ट्रासाउंड अगर नेगेटिव है then it's a good sign. ओके एंड सर दो फीमेल हैं, ऑलमोस्ट इनके क्वेश्चन सिमिलर हैं। एक है 34 इयर्स एज है उनकी, उनका नाम है मिस सिद्धि, और एक है मिसेस मनीषा जो कि 40 इयर्स की हैं। मिसेस मनीषा जो हैं वो नोएडा से बिलोंग कर रही हैं, और अच्छा। सिद्धि जो है वो मथुरा से हैं। तो सिद्धि का क्वेश्चन ये है कि मेरी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ था, एंड तो क्या मुझे जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए अपने रिस्क के लिए? और सेम मनीषा जी का भी क्वेश्चन यही है कि सर मेरे हस्बैंड के फैमिली में कैंसर हुआ था, तो क्या मुझे अपने बच्चों के लिए जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए? देखिए, दोनों के केस में जनरली कैंसर का रिस्क डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में, मतलब जैसे कि आपकी अगर मदर है, सिस्टर है, तो आपका फैमिली में रिस्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। अगर वही दूर के रिलेटिव्स हैं तो उसमें थोड़ा सा कम है। बट यस, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कैंसर है, सो यू शुड अगेन कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन यू शुड गेट टेस्टेड। जेनेटिक टेस्टिंग करवानी चाहिए। ज्यादा चांसेस उसमें होते हैं जिनमें लाइक बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स, उन्हें हम लोग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं, मतलब कि जैसे कि मदर, सिस्टर है, अगर इनको पॉजिटिव है कैंसर तो डेफिनेटली। बाकी अगर थोड़े से दूर के रिश्तेदार होते हैं तो उसमें जनरली चांस कम होते हैं, बट अगर सभी में जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए इनको, बिकॉज जनरली अगर करवा लेते हैं तो उसमें उनको अर्ली स्टेज में, अगर वो पॉजिटिव हैं तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं और उसमें आउटकम्स बेटर रहेंगे हमेशा। Thank you so much, sir. And I would like to welcome Dr. Umesh Kumar Garg sir as well. इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम सर। Audible? Yes sir. Okay. Welcome to the webinar sir. Thank you. सर एक क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था आपके लिए, वो मैं पूछना चाहूंगी। ये 34 इयर्स की मिसेस पायल हैं, ये फिरोजाबाद से हैं, और ये पूछ रही हैं कि मैं वर्किंग मदर हूँ, दिन भर स्ट्रेस और इरेगुलर खाना खाती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस जॉब में है तो इनका खाने का कोई रूटीन नहीं है और इरेगुलर खाना रहता है इनका, तो मुझे कभी कभी एक्सट्रीम वीकनेस लगती है। तो ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, इंडियंस हैं, 34 ऑलमोस्ट 35 के नियर हो गए हैं, तो वंस इन अ लाइफ आपको 35 के बाद आपको एवरी 3 ईयर में HbA1c या डायबिटीज की स्क्रीनिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि 3 तरह के टेस्ट होते हैं। 2 हम प्रीफर्डली कॉमनली यूज करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c। तीसरा होता है 75 ग्राम OGTT, जो कि इवन सबसे सुपीरियर होता है। तो तीनों ये थोड़े थोड़े कॉन्कॉर्डेंट होना जरूरी नहीं है। HbA1c इन जनरल इज अ गुड टेस्ट, पर्टिकुलरली आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं। तो यस, आपको कराना चाहिए, लेकिन अगर आप और भी बेहतर जानना चाहते हैं तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के साथ HbA1c कराएं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन किसी भी टेस्ट को कराने से पहले आपने कहा कि आपको थकान होती है, तो सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन बाय अ क्लिनिशियन इज मोर रिवीलिंग रादर देन कि हम किसी इन्वेस्टिगेशन को कराएं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है क्लिनिशियन को दिखाएं। हो सकता है आपको एनीमिया हो सकता है कोई और डिसऑर्डर हो, तो क्लिनिकल कंटेक्स्ट के बाद ही आपको कोई भी टेस्ट कराना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। आई होप पायल जी को अपना आंसर, अपना सोल्यूशन अच्छे से मिल गया होगा। सर एक और मैम है, बट ये 50 इयर्स इनकी एज है, फ्रॉम मथुरा। इनका नाम है मिसेस रिजवाना, और ये पूछ रहे हैं कि मुझे मेनोपॉज के बाद वेट गेन और शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, या फिर कुछ सीरियस मेरे को इंजरी हो सकता, इशू हो सकता है, हेल्थ इशू? तो ये थोड़ी सी कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेकर। देखिए, इन्होंने जो प्रश्न उठाया है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ये बात सही है, मेनोपॉज का मतलब हार्मोनल चेंजेस, जहां हमारी ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना बंद कर देती है। एस्ट्रोजन हार्मोन हमें बहुत सी चीज़ों से डिफेंड करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, डायबिटीज़ है। तो मेनोपॉज के बाद वेट गेन एक बहुत कॉमन प्रक्रिया है, नंबर 1। नंबर 2, मीनोपॉज के बाद ब्लड शुगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन एज वी एज, चाहे आपको मीनोपॉज हो या ना हो, तो आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो वेट गेन और डायबिटीज इटसेल्फ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही वेट बढ़ेगा आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा।
तो पहली बात ये सामान्य नहीं है, यूजुअली होता जरूर है, बट वेट बढ़ने को हम नॉर्मल फिनोमिना नहीं बोल सकते, इट इज अ डिजीज। ओबेसिटी और डायबिटीज अपने आप में डिजीज है। यू नीड टू कंसल्ट अ क्लिनिशियन, वो आपको आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज करने के लिए जो कि सिंक्रोनाइज हो जाए हमारी सर्काडियन रिदम से, कैलोरिक इनटेक कम हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हम बढ़ाएं, प्लस डायबिटीज के लिए मेडिसिन शुरू करें। अगर कोई मेनोपॉज की वजह से आप ऑलरेडी एट हाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक होने के खतरे पर हैं, तो वो आपका इवेल्युएट भी करेंगे। बाकी डायबिटीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आंखों में कोई खराबी पर्दे पर तो नहीं आई, डायबिटीज़ पर तो नहीं आई। अदर कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे आपने बताया कि वजन बढ़ा, कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा, ये सारा क्लिनिशियन देखने के बाद इवेल्युएट कराएगा। तो ये एक बीमारी जरूर है, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका हल है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जीवन शैली में बदलाव, इलाज, सभी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच सर। ख्याति मैम, ये एक क्वेश्चन और है। ये मिसेस वैशाली हैं, ये आगरा से ही हैं, और ये इन्होंने पूछा है कि मैम क्या रिपीटेड मिसकैरेजेस का एक ही रीजन होता है या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, और इसके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? आई थिंक इनको शायद मिसकैरेजेस की ज्यादा कंसर्न हुए हैं, इस वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन। हाँ जी जी मैम। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मैटर करता है, इनकी एज क्या है? इनकी एज है 33 इयर्स। 33 इयर्स, ओके। तो सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि आपके जो मिसकैरेजेस हुए हैं वो किस टाइम पे हुए हैं। क्या वो आपके फर्स्ट 3 मंथ्स में हुए हैं, या नेक्स्ट 3 मंथ्स में हुए हैं, या स्टिल बर्थ जिसे हम कहते हैं, एंड के कुछ टाइम में आपकी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रही है। इन तीन, ये बेसिकली जो तीन इंटरवल्स के महीने हैं, अब हमें इससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि मिसकैरेज का कारण क्या है। जैसे अगर फर्स्ट 3 महीने में मिसकैरेजेस होते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ बच्चे में बनावटी नुक्स था, जिस वजह से बेबी डेवलप नहीं हो पाया एंड इट एंडेड अप इन अ मिसकैरेज। बट अगेन, अगर ये बार बार हो रहा है तो इसका बेस्ट टेस्ट होता है कि आपका जो लास्ट मिसकैरेज रहा है उसमें प्रोडक्ट निकलता है। देखिए, ऑब्वियसली आई नो इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू गो थ्रू एक किसी भी औरत के लिए, बट जो प्रोडक्ट वो निकलता है, अगर आप उसको क्रोमोसोमल एनालिसिस उसका हो पाया हो किसी भी तरीके से, तो उस क्रोमोसोमल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि क्या ये बच्चे में बनावटी नुक्स की वजह से मिसकैरेज हुआ है। सिमिलरली, अगर आपका मिसकैरेज नेक्स्ट 3 मंथ्स में हुआ है, जो कि हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो चांस रहता है वो रहता है कि जो आपका बच्चेदानी का मुंह होता है, जैसे हम कहते हैं सर्विक्स, कभी कभी वो समय से पहले छोटा हो जाता है, जिस वजह से बेबी एक्सपेल हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है। तो हमें वो अल्ट्रासाउंड्स पे पता चल जाता है, या अगेन हिस्ट्री बेस्ड हम उसके लिए आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सर्कलाज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं बच्चेदानी के मुंह को हम पहले ही सिल देते हैं ताकि वो खुल ना पाए और बेबी मिसकैरी ना हो पाए। और लास्ट के 3 महीने के मिसकैरेजेस जो आपके होते हैं वो जनरली दे आर बिकॉज ऑफ योर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जो कि किसी वजह से अनडायग्नोज चली गई है। तो देयर इज नो वन पर्टिकुलर टेस्ट जिससे पता चलेगा कि मिसकैरेज का कारण क्या रहा है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इट डिपेंड्स कि वो किस टाइम हुआ है, एंड देन उसके आगे आपने आगे टेस्टिंग करवाई है या नहीं करवाई है। सो आई गेस अगर आपके साथ ऐसा रहा है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रही है, तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू विजिट अ गायनोकोलॉजिस्ट, ताकि हम आपके एक बेसलाइन टेस्ट कर लें सारे, हमें पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रही है जो कि मिस हो गई हो, जो पहले डायग्नोज ना हो पाई हो टाइमली। एंड सिमिलरली, whenever we prescribe you for the scans or the medication or intervention, please be consistent about it. कभी कभी क्या होता है, पेशेंट्स स्कैन्स को थोड़ा सा लीनियंटली ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं करवा रहे, अगली बार करवा लेंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। हर एक स्कैन की एक वैल्यू होती है, तो अगर वो सब मेथोडोलॉजिकली अगर आप करवाएंगे, आई एम श्योर यू विल बी हैविंग अ प्रीटी गुड प्रेगनेंसी एंड यू विल हैव अ बेबी इन योर हैंड। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अनिमेश सर, सर ये 50 इयर्स ओल्ड हैं, मिसेस ज्योति जी, और ये हाथरस से हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेनोपॉज के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है क्या? क्योंकि प्रोबेबली इनको शायद कुछ ऐसा लग रहा होगा, इन्होंने कुछ फील किया होगा, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीनिंग कितनी जरूरी होती है, क्या स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है,
या फिर चांसेस कितने होते हैं? हाँ, तो देखिए, मेनोपॉज के जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता ही चला जाता है। लाइक अगर 45 एंड अबव में अगर आप ईयरली, आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता ही चला जाता है। एंड अगर आप 45 ईयर्स से ऊपर हैं तो एवरी लेडी शुड हैव अ ईयरली मैमोग्राम। जैसे कि मैमोग्राम एक जांच होती है, एक तरह से एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। सो ईयरली हर एक फीमेल को फ्रॉम 45 ईयर्स टिल एटलीस्ट 65 टू 70 ईयर्स ईयरली कराना चाहिए, जिससे अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अर्ली पकड़ में आ जाता है। सो हाँ, उनको स्क्रीनिंग डेफिनेटली करानी चाहिए। ईयरली मैमोग्राम करके टेस्ट होता है उससे, तो अगर कुछ भी पकड़ में आएगा, अर्ली ही पकड़ में आ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट बेटर होता है और आउटकम्स भी फिर बेटर ही रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, उमेश सर, सर एक ये 27 इयर्स की है अद्वितीया, और ये है फरीदाबाद से, और ये पूछ रही हैं कि मेरे वेट कम करने के एफर्ट्स के बावजूद वेट इजीली कम नहीं हो रहा है। क्या ये इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हो सकता है? प्रोबेबली हो सकता है सर, ये कुछ यू नो डाइटिंग और ये इसको फॉलो कर रही हैं, बट ये बार बार ये लिख रही हैं कि मैं वेट कम करना चाह रही हूँ, बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ, बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो क्या इसका रीजन इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है क्या? मैं नाम भूल गया, बट जो सर भी है, नाम है मिस अद्वितीया। अद्वितीया। जी सर। अद्वितीया जी, आप धागे को उल्टी साइड से पकड़ रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन नहीं है होता है, यूजुअली वेट गेन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो पहली चीज तो ये रही। सेकंड, आपने कहा बहुत सारे एफर्ट करने के बावजूद, तो सबसे पहले हमको रीअसेस करना पड़ेगा कि वेयर वी हैव फेल्ड इन आवर एफर्ट्स ऑफ लूजिंग वेट। क्या हमने अपनी डाइट को प्रॉपरली प्लान किया, कैलोरी काउंट किया? क्या हम सब कॉन्शियसली अल्ट्रा प्रोसेस्ड हाई कैलोरी फूड तो नहीं ले रहे? क्या हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज किया, बिहेवियरल चेंजेस लाए? होता क्या है कि हम सुबह 1 घंटे की एक्सरसाइज को सफिशिएंट समझते हैं और उसके बाद दिन भर ऑफिस या सिडेंट्री लाइफ लेते हैं। हमें बिहेवियरल छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे। अगर 2-3 मंजिल चढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ियाँ यूज करें, इस तरह की। तीसरा, क्या हमने अपनी चीज़ों को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ अलाइन किया कि नहीं? अगर आप सेम फूड साइज भी बायोलॉजिकल हार्मोन कम सीक्रेट होंगे और वेट गेन नहीं होगा। तो टाइम से सोना है कि नहीं, इसके बाद आप रीअसेस करें। अगर स्टिल आपको लगता है कि हमने सारे एफर्ट किए और एफर्ट करने के बावजूद हम 3 से 6 महीने में 5% वेट लॉस नहीं कर पाए हैं, तब आपको अगले स्टेप यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड कि हमारी ज़रूरत क्या है। आजकल सर्जिकल मैनेजमेंट थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर ड्रग्स विच कैन कॉज एज वेट लॉस एज सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि आप एक अपने नियर बाई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए, दोबारा डाइट, फिजिकल एक्टिविटी को रीप्लान कीजिए। अदर कोई सेकेंडरी हार्मोनल कॉजेज तो नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, कुशिंग सिंड्रोम तो नहीं है, ये सब और भी कॉजेज होते हैं जो वेट गेन के होते हैं, तो वो कारण तो नहीं है। तो लाइफ स्टाइल, फर्दर थॉरो इवेल्युएशन, एंड देन फर्दर हम रीप्लान करेंगे कि क्या हम, अगर आप लाइफ स्टाइल से कंट्रोल नहीं कर रहे, वी आर स्टिल, तो हम इस बीमारी को बढ़ने न दें। क्योंकि केवल वेट गेन सिर्फ कॉस्मेटिकली दिखने का नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन से, जैसे मैंने बताया, वेट गेन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड लेटर इट विल लीड टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी एंड वेरियस मैलिग्नेंसी और अदर रिस्क बढ़ जाएंगी। तो हम पहले ही इस चीज़ को रोकें। डेफिनेटली लाइफ स्टाइल सबसे बेहतर इलाज है, और वो सबसे बेहतर ही नहीं, वो अगर आप कोई दूसरा भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो लाइफ स्टाइल से आपको स्टिक रहना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने क्लिनिशियन से मिलें, दोबारा रीअसेस करें अपनी लाइफ स्टाइल को, डाइट, एक्सरसाइजेज को। कोई सेकेंडरी कॉज हाइपोथायराइडिज्म या कुशिंग सिंड्रोम जैसे रूल आउट कर लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने बताया सेकेंडरी टू ओबेसिटी होता है, तो जैसे वेट लॉस करोगे आप, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको आगे मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमने बताया आजकल अवेलेबल है इंजेक्टेबल थेरेपी या बैरेट्रिक सर्जरी, उनके लिए आगे जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अनिमेश सर, सर ये मिसेस गीतिका पटेल हैं, ये 38 इयर्स की हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या ओबेसिटी और अनहेल्दी डाइट कैंसर का मेजर कॉज बन सकता है। मतलब अभी एक हमारे पास क्वेश्चन था कि वो वेट लूज करना चाह रहे थे और सेम सिमिलर ये क्वेश्चन आ गया कि वो उनका कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि क्या, जैसे उन्होंने शायद उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने सडन वेट गेन किया है विद इन 3 मंथ्स, तो वही पूछना चाह रही हैं कि क्या ये कैंसर का मेजर कॉज बन सकता है। तो ओबेसिटी और मोटापे से एक्चुअली में आज की डेट में उतना ही कैंसर बढ़ रहा है जितना एक साइड में स्मोकिंग से होता था। मतलब कम से कम 12-13 टाइप के कैंसर्स होते हैं जो ओबेसिटी से, मतलब ज्यादा मोटापा गेन करने से बढ़ जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट होता है, ओवरी का कैंसर होता है, एंडोमेट्रियम का यानी कि बच्चेदानी का कैंसर। सो हाँ, किसी भी वेट गेन की वजह से आपके कैंसर का रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ ही जाता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 टाइम्स, मतलब आप कैंसर पे एज अ ट्वाइस एज ज्यादा चांसेस आपको कैंसर होने के, अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तो इसलिए आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं कैंसर में, वो हमेशा से, जैसे अभी सर बता रहे थे, एक्सरसाइज और डाइट आर वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जिससे बहुत फर्क पड़ता है आपके कैंसर के रिस्क का आने वाले टाइम में। तो अगर आप 20 मिनट एक्सरसाइज करें लाइक दिन का 5 दिन हफ्ता उसमें, तो आपका कैंसर रिस्क 60-70% तक डिक्रीज हो जाता है। एंड ऑन द सेम कि अगर आप खाना बेटर खाएं, लाइक जो सर बोल रहे थे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, और जो नॉर्मल खाना, रेड मीट और स्मोक्ड फूड ये सब नहीं खाते, तो भी आपका बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कैंसर का रिस्क। तो ओबेसिटी तो यस डेफिनेटली करता है, एंड उसके लिए डाइट और एक्सरसाइज से आप अगर अपना ओबेसिटी या मोटापा कम कर सकते हैं तो आपका कैंसर रिस्क बहुत कम हो जाता है, हाफ से भी ज्यादा। थैंक यू सो मच सर। ख्याति मैम, अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है। ये मिसेस शालिनी शर्मा हैं, इनकी एज 39 इयर्स है और ये पूछ रही हैं कि यूट्रस ट्यूब में एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट है। ईयर 2016 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो चुकी है और फिर से सिस्ट बन गई है। तो इसका रीजन या वो एक कंसल्टेशन आपसे चाह रही हैं कि इसका क्या उनको स्टेप लेना चाहिए आगे के लिए। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका रिकरेंस बहुत कॉमन है। आप इसकी कितनी भी बार सर्जरी करवा लीजिए, ये दोबारा होगा। जिसको एक बार एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन चुका है, नंबर 1, वो बैठे बैठे रिजॉल्व नहीं होगी। मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ सिस्ट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ऐसी नहीं होती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के लिए 2 ही तरीके होते हैं, या तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट होगा या उसका सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। जैसे कि आप बता रही हैं कि आपने एक बार सर्जिकल मैनेजमेंट करवा लिया है। सर्जिकल मैनेजमेंट आपने करवा लिया, ठीक है, उस टाइम आपकी सिस्ट रिजॉल्व हो गई। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, इवन विद मेडिकल मैनेजमेंट और विद सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सिस्ट की रिकरेंस होती ही होती है। Cyst can stop growing once you attain menopause or you get pregnant. Now, as I understand, you are 39 years of age, so you might not be wanting pregnancy, or if you are wanting, that's a separate thing. If you're not wanting pregnancy, then the only sure shot guarantee कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मेनोपॉज है। उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट है जो दे सकते हैं, ऑफ कोर्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट बार बार करवाने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आपका पेन इतना ज़्यादा अनबेरेबल है कि वो मेडिकल मैनेजमेंट से मैनेज ना हो पाए। देखो, आपकी एक बार एंडोमेट्रियोसिस में आपकी यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज, आसपास का सराउंडिंग टिश्यू सब कुछ इन्फ्लेम हो जाता है। हम एक बार सर्जरी करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस सारा निकाल देते हैं, उसके बाद सब कुछ आपस में दोबारा चिपक जाता है, दोबारा इन्फ्लेम हो जाता है। वो एंडोमेट्रियोसिस दोबारा रिकर होगा ही होगा। अगेन हम सर्जरी करेंगे, अगेन हम वो निकालेंगे, resulting to more and more additions, and hence more complex surgery each after the another. So it's always a good idea to weigh your own risk and benefit कि आप अपना पेन कितना टॉलरेट कर पा रहे हो, आपको सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं।
इफ यू थिंक कि मेडिकल मैनेजमेंट से योर लाइफ इज बिकमिंग कंफर्टेबल, आपका डे टू डे पेन जो है वो कम हो रहा है, आपका पीरियोडिक पेन जो है वो कम हो रहा है, मैनेज हो रहा है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद मेडिकल मैनेजमेंट. बट अगेन, अगर आपका मेडिकल मैनेजमेंट से वो आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसे दोबारा निकलवा सकते हो. बट आई वुड रियली नॉट सजेस्ट इट एज मच. मतलब जितना आप अवॉइड कर सके दैट इज बेटर इन माई ओपिनियन. ओके, तो इसका मतलब है कि ये लाइफ लॉन्ग ही मैम इसका मेडिकेशन और जो भी है ट्रीटमेंट चलना चाहिए, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. देर इज नो परमानेंट सोल्यूशन अदर देन मेनोपॉज और मोमेंटरली प्रेगनेंसी के वो 9 महीने. उसके अलावा देर इज नो परमानेंट सोल्यूशन टू एंडोमेट्रियोसिस. एक परमानेंट सॉल्यूशन है, बट आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज आई नो वो काफी ज्यादा मिसयूज होता है. But once you have attained a particular age, then we can just remove out your uterus and your ovaries and every other endometriotic lesion. That would be another permanent solution to call soon. सो मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर जो कुछ भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, डोंट टेक इट, डोंट प्रैक्टिस किसी भी एक्सपर्ट के कंसल्टेशन और उनके सुपरविजन के बिना प्लीज़ डोंट प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर ये सब आपकी नॉलेज के लिए है. आपको जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए इसके लिए हो रहा है. सो आवर एक्सपर्ट्स आर हियर, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए उनसे एंड दे विल आंसर यू. ओके. अनिमेश सर, एक और है कि ये 30 इयर्स की हैं, डेफिनेटली शी माइट बी अ वर्किंग वुमन. इनका नाम है निहारिका एंड वो पूछ रहे हैं सर, स्ट्रेस और डिस्टर्ब लाइफस्टाइल से भी कैंसर होने के रिस्क बढ़ता है क्या? क्योंकि ऑफिस में रहती हूँ मैं पूरे टाइम और वहाँ वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है. सो और इसको क्या इससे भी कैंसर का चांस मुझे हो सकता है? क्योंकि कई बार मैंने ऐसा सुना है कि स्ट्रेस कैन कॉज कैंसर. ओवर टू यू सर. स्ट्रेस पर से तो ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि स्ट्रेस से कैंसर हो जाए. एंड मतलब डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, मतलब जनरली उससे कैंसर वगैरह नहीं होता, बट हाँ डिस्टर्ब लाइफस्टाइल से जनरली ओबेसिटी हो जाती है एंड बाकी सब कुछ है. बट जनरली स्ट्रेस से और वैसे लाइफस्टाइल से, अगर आप इफ यू आर ईटिंग फाइन एंड इफ यू आर नॉट ओवरवेट, यू आर नॉट स्मोकिंग, यू आर नॉट ड्रिंकिंग, सो सिर्फ स्ट्रेस से कैंसर होने के चांसेस अभी मतलब एज ऑफ नाउ तो वी डोंट हैव एनी डेटा जिसकी हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेस से हो सकता है. बट हाँ स्ट्रेस की वजह से इफ यू लाइक if you get obese, या you start drinking and you start smoking, then definitely yes. But अकेले स्ट्रेस से तो नहीं होता. सर, स्ट्रेस का एक मैनेजमेंट जनरली जो लोग करते हैं वो यही है, स्मोक एंड ड्रिंक. तो प्रोबेबली शायद वो उसी बेसिस पे पूछ रहे हैं. हाँ जी, तो वही है स्ट्रेस. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से डेफिनेटली, मतलब स्मोकिंग से तो कुछ आई डोंट नो. देयर आर ओनली सम कैंसर जो कि स्मोकिंग से नहीं होते हैं, बाकी सारे स्मोकिंग से बढ़ते ही हैं. तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से तो आपको बहुत ही दूर रहना चाहिए. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, इन सारी चीजों से तो सारे कैंसर्स ही बढ़ते हैं. सो इररिस्पेक्टिव जितना भी हो, इन चीजों से आप दूर रहिए. बाकी जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल जिसमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो, बेटर फूड हो. सो आई थिंक यू ऑल विल रिमेन कैंसर फ्री. थैंक यू सो मच सर. सर, ये कंबाइंड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मे बी आई कुड गेसेस कि ये शायद ख्याति मैम एंड उमेश सर दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें दोनों चीजें उन्होंने मर्ज की हुई हैं अपने क्वेश्चन में. ये 55 इयर्स की हैं मिसेस मालती जी, ये मथुरा से हैं और ये पूछ रहे हैं कि कई साल से डायबिटीज और बीपी के पेशेंट होने के बाद क्या प्रेगनेंसी रिस्की हो जाती है, और अगर किसी फीमेल को लेट एज में कंसीव करना पड़ जाए तो यानी कि इनको डायबिटीज एंड बीपी दोनों का इश्यू है. एंड ये पूछ रहे हैं कि क्या लेट एज में अगर ये कंसीव करते हैं किसी कारण से तो क्या इसमें कुछ इनको हेल्थ इश्यूज या प्रेगनेंसी इश्यूज होती हैं. तो मैं पहले ख्याति मैम से पूछना चाहूंगी इसके बारे में. मैम प्लीज. यस, तो आपको अगर कोई भी मेडिकल इशू है, जैसे कि बताया कि किसी को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है एंड देन दे आर प्लानिंग टू कंसीव, तो यस प्रेगनेंसी कैन गेट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट डिपेंड करता है कि
मतलब इसमें हमारा मेन एम रहता है कि अगर हमें पता है एक पेशेंट को डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है तो वी वुड ऑप्टिमाइज इट। हम हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस ऑप्टिमाइज करेंगे, हम आपकी डायबिटीज का लेवल ऑप्टिमाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, आपके HbA1c लेवल्स देखेंगे, एंड देन वी विल एडवाइज यू टू कंसीव। प्लीज डू नॉट कंसीव या प्रेगनेंसी मत प्लान करिए बिना एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के, स्पेशली व्हेन यू नो दैट यू हैव अ मेडिकल इशू। क्योंकि बॉडी में जब तक आपके जो वैल्यूज हाइपरटेंशन की वजह से कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी ये सब ऑप्टिमाइज स्टेट पे नहीं आता है, डायबिटीज में अगर मैं बात करूं HbA1c की, अगर वो बहुत हाई रहता है तो बच्चे में बनावटी नुक्स हो सकते हैं। अगर आपकी हाइपरटेंशन की पहले कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है जो कि प्रेगनेंसी में एक्चुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते हो, तो उसमें भी उसकी वजह से भी बच्चे में बनावटी इश्यूज हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई टेल यू preconceptional counseling is very important. So you come to me in your preconceptional phase, you tell me that you want to conceive, I'll get all your tests done, and then of course in adjunction with the endocrinologist हम लोग आपके levels को optimize करेंगे। And once you are optimized, once we feel कि हाँ ठीक है अब आपकी body एक अच्छे तरीके से काम कर रही है, then we'll advise you for conception कि हाँ ठीक है अब आप pregnancy करो। आपके प्रेगनेंसी के फॉलो अप विजिट्स ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज वी वुड नंबर वन वी वुड वांट टू नो व्हाट द प्रेगनेंसी इज डूइंग टू योर बॉडी एंड आपकी बॉडी की मेडिकल कंडीशंस। नंबर टू वी वांट टू नो व्हाट द मेडिकल कंडीशंस ऑफ योर बॉडी इज डूइंग टू द फीटस और टू द बेबी। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी है कि बेबी प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, एंड वो हाइपरटेंशन बीपी की वजह से कितना ऊपर नीचे हो रहा है, एंड बेबी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो आपका ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह से बेबी को कितना इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी प्रेगनेंसी की विजिट ज्यादा हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में किए हुए टेस्ट ज्यादा हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड की नीड्स ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो विद दैट इन माइंड एंड एंडोक्रिनोलॉजी विजिट्स भी रहेंगी साथ में, क्योंकि ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच काइंड ऑफ अ थिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो विद दैट इन माइंड यू प्लान योर प्रेगनेंसी एंड यू बी रेगुलर अबाउट द विजिट कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट और आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपस में सिंक में है और आपके एरिया के पास में है। दैट वुड बी अ प्रेफरेबल ऑप्शन, क्योंकि आपको मल्टीपल विजिट्स करनी पड़ सकती है। द अदर थिंग दैट यू आस्क, हर आर्टिकल में हर जगह लिखा हुआ है कि अगर आप 35 इयर्स से ऊपर हो तो आपकी एग क्वालिटी, हेलो कैन यू हियर मी नाउ? यस 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 मैम। हेलो यस मैम। कहीं पे मिस आउट हुआ क्या? नो मैम, जस्ट फॉर 2 seconds. शुड आई कंटिन्यू? श्योर श्योर मैम। ओके ओके। तो अगर आपकी एज 35 इयर्स से ज्यादा है एंड देन यू आर प्लानिंग अ कंसेप्शन, तो डू नॉट गिव इट अ ट्रायल ऑफ मोर देन 6 months या मोर देन 3 months। उसके बाद अगर 6 months 3 months तक कंसीव नहीं हो पाता है, प्लीज विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, विजिट एन इनफर्ट स्पेशलिस्ट, बिकॉज द मोर डिले यू डू द पुअरर योर एग क्वालिटी विल गेट। 35 इयर्स के बाद ऑलरेडी एग क्वालिटी काफी खराब हो जाती है, जो हम कहते हैं बनावटी नुक्स होना, डाउन सिंड्रोम का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब मेजॉरिटी केसेस में देखा है कि 35 इयर्स की एज ग्रुप को अगर कोई एक प्रॉब्लम हो रही है देन दैट इज डाउन सिंड्रोम। सो विद दैट सेड इन माइंड, आपको अपनी प्रेगनेंसी आई वुड सजेस्ट कि पहले प्लान कर लीजिए। आई नो एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड अ लिटिल लेट दीज डेज, बट स्टिल 30 to 35 years is also a decent time to plan your pregnancy. 35 years के बाद a lot of things come into the play. Your egg quality, but egg quality पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, तो it will also increase the chance of miscarriages. अगर आपके एग में ही क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है तो आपके बेबी में भी रहेगी, एंड द चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस विल इंक्रीज। तो यू विल हैव टू कीप दैट थिंग आल्सो इन माइंड। सो दैट्स ऑल आई गेस। या थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर उमेश सर, आप मालती जी को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देती हूँ सर। ना आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आई हैव हर्ड इट। मालती जी की उम्र 50 वर्ष है, वो संभवतः अपने किसी रिलेटिव के बारे में जानना चाहती हैं। हाँ, नंबर 1 वो मैं समझ पा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आपको पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है तो आइडियली हमें प्री कंसेप्शन यानी कि प्लान करके ही जाना चाहिए, और प्लानिंग से पहले हमें ऑप्टिमाइज अपना ट्रीटमेंट,
कुछ दवाइयाँ आपकी बंद की जाएंगी, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की ज़्यादातर दवाइयाँ बंद करके हम आपको इवन प्री कंसेप्शन फेज में ही इंसुलिन पर लेना चाहेंगे। HbA1c को 6.5% से कम लाना चाहेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आप में बढ़ने के खतरा रहता है आंखों के पर्दे की, तो उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन उसी में और जोड़ा था, क्या उम्र के साथ बढ़ने के साथ इवन आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज तो जैसे डॉक्टर ख्याति ने बताया कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी कई चीजें होती हैं, आपकी प्रेगनेंसी होने की चांसेस कम होते जाते हैं, तो आपको 6 मंथ से ज़्यादा वेट नहीं करना क्योंकि एग की क्वालिटी पुअर हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट होती हैं तब भी फीटस में कॉम्प्लिकेशंस, डाउन सिंड्रोम, अदर होने के होते हैं। आपकी तरफ देखें, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप अगर लेट माँ बनते हैं तो आप में जेस्टेशनल डायबिटीज पहले से अगर नहीं है तो भी गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे ही इक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया, ये दोनों खतरे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्टिमल चीज़ें जैसे मैडम ने बताई कि आप प्लान करें, कोशिश करें 35 से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लें, बट पार्ट ऑफ लाइफ है, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, सम टाइम वी मे बी लेट। तो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट के लिए आपको आपके डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना है। अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, तो इनको ऑप्टिमल बीमारी को कंट्रोल करना है और ऑप्टिमल दवाइयाँ लेनी है। और इनके जो भी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी अगर हुए हैं तो उनको पहले करना है, क्योंकि ये तकलीफें प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती हैं। तो आप बच्चे को नुकसान है, बच्चे को खतरा ज़्यादा और आपके स्वास्थ्य को भी खतरा ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत है। ज़्यादातर चीज़ें डॉक्टर ख्याति ने बता दी, तो मुझे लगता है उनको बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो मूल बात यह है कि आप अपने डॉक्टर से जाएं, बीमारी को कंट्रोल में रखें, दवाइयों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और जैसे मैडम ने कहा कि अपने नियर बाई में आपको डॉक्टर की व्यवस्था रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने आसपास जाके उनको फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकें। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अनिमेश सर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, पर ये लिख रही हैं कि आई बिलोंग्स टू आगरा, और ये 29 इयर्स अपनी एज बता रही हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या HPV वैक्सीन लेना सर्वाइकल कैंसर से बचाव में कितना इफेक्टिव है और किस एज तक लेना चाहिए। अच्छा, HPV वैक्सीन एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग देते हैं। उसके लिए बेस्ट टाइम होता है 9 साल से लेके 26 इयर्स तक। ये टाइम बेस्ट है, जिसके टाइम में आपको अगर मतलब आपके कोई भी रिलेटिव हैं या जैसे भी हैं, जैसे कि अभी आपने एज 29 बताई है, जी तो सर। बेस्ट टाइम होता है वो 9 साल से लेके 26 साल तक होता है, जिसमें 2 या 3 डोजेस ऑफ वैक्सीन लगती हैं। इसमें बेस्ट बेनिफिट देखा गया है। इसमें बोलते हैं कि मोर देन 80 to 90% चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं आपके सर्वाइकल कैंसर के, अगर आप इस टाइम में ले लेते हैं तो। बट अगर आपने किसी वजह से अगर आप नहीं ले पाए हैं 26 तक, तो आप 45 इयर्स ऑफ एज तक भी इसके 3 डोजेस होते हैं, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे एंड 6 मंथ पे। You can still take till 45, but the benefits are little less. मतलब उसके जो फायदे होंगे वो थोड़े कम होंगे as compared to अगर आप 9 to 26 पे लें। तो in your case definitely आपको लेना चाहिए, because उससे chances of cancer तो बिल्कुल कम होते ही होते हैं, इतने नहीं जितने 9 to 26 पे होते हैं, but yes, they are definitely less. एंड इसके साथ साथ आप वैक्सीन तो लेंगे, उसके बाद 3 ईयरली पैप स्मीयर एक जांच होती है, जिसमें सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें सेल्स देखते हैं। तो 3 ईयरली पैप स्मीयर भी इसके साथ वैक्सीन के साथ लेना चाहिए आप एट दिस एज। ओके सर, ये 2-3 फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आए हैं। किसी की एज 29 है, किसी की 32 है, तो ये बस इनका सेम क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं, या ये लोग अगर फ्रीक्वेंट अगर ये कंज्यूम करते हैं। आज की डेट में जो बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, तो उससे कैंसर का रिस्क नेग्लिजिबल बढ़ता है, मतलब 0.1% या 1% से। हाँ बढ़ता है, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि आज जो पहले कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स आती थी उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती थी। जो अभी आती है वो बहुत ही सेफ होती है, एंड उसमें कैंसर बढ़ने का ना के बराबर ही रिस्क होता है, तो आप मतलब आराम से आप कंज्यूम कर सकते हैं। जनरली बोलते हैं कि 5 इयर्स तक
अगर 5 इयर्स से ज्यादा करते हैं लाइक, तो उसमें तो बिल्कुल ही निल इंक्रीज होता है कैंसर्स में। तो जनरली ब्रेस्ट कैंसर के लिए इनिशियली बोला जाता था, पर आज की डेट में जो प्रेजेंट ओसीपी जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती है, उनसे कैंसर आज की डेट में नेग्लिजिबली बढ़ता है, मतलब नियरली 1% या लेस देन 1%। सो आप ले सकते हैं, उसमें से कुछ इशू नहीं। बट सर एक्सेस तो डेफिनेटली हार्मफुल ही होती है हर चीज की। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट ये एक हार्मोनल एक तरह से होता है, तो वो बोलता था अगर आप बहुत टाइम तक लेते हैं तो आपका हार्मोन थोड़े से और कम सप्रेस हो जाते हैं, एंड देन कैंसर का रिस्क एज आप जितना ज्यादा लेते हो उतना कम होता है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है सिस्टम। जी बट जी ऑल जी। इन ऑल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत सेफ है। इट्स नॉट द सेम एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसमें डोजेस ज्यादा होती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत सेफ होती हैं, एंड कैंसर का रिस्क नियरली नहीं है इसमें। तो आप कोई भी ले सकता है, उसमें ऐसी कोई इशू प्रॉब्लम रहती नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर ख्याति मैम ये 38 इयर्स की हैं और ये इनका नाम है, इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है, इसमें यूजर लिखा आ रहा है। ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरे वाइट डिस्चार्ज में कभी स्मेल होती है, कभी बर्निंग सेंसेशन होता है, ये कब नॉर्मल है और कब सीरियस? क्या ये फ्रीक्वेंटली ऐसा होना सीरियस है, या मुझे मैं अपनी रूटीन में क्या चेंजेस करूं? मतलब ये ओवरऑल अपना एक पूछ रही हैं कि क्या रूटीन चेंज करने से इसको कुछ क्योर हो सकता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वाइट डिस्चार्ज में कभी भी आपको एक फाउल पंजेंट जो फिशी ऑर्डर काइंड ऑफ स्मेल होती है, अगर आपको स्मेल आ रही है और इचिंग हो रही है, देन इट इज नॉट नॉर्मल। द वाइट डिस्चार्ज जो हम बोलते हैं नॉर्मल है, वो उसके अंदर स्मेल नहीं आती है, एंड वो एग्जैक्टली वाइट कलर का नहीं होता। इट इज मोर लाइक म्यूकस, जैसे आपकी थूक या आपकी नाक की सिक्रीशंस होती हैं। अगर वैसा आपको डिस्चार्ज आता है अपने वेजाइना से, स्पेशली ओव्यूलेशन से पहले या पीरियड्स के बाद, कुछ लोगों को ये डिस्चार्ज ज्यादा आता है, एंड इट इज वेरी हार्मोनल एंड इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट यहीं कहीं अगर आपका डिस्चार्ज कर्डी वाइट दही जैसे रंग का आना शुरू हो गया है, या फिर हरे रंग का आ रहा है, या उसमें आपको स्मेल आ रही है और इचिंग रह रही है, दैट मीन्स इट्स अ वेजाइनल इन्फेक्शन। नाउ वेजाइनल इन्फेक्शन बेसिकली होता है एक हाइजीन प्रॉब्लम की वजह से। अब वो हाइजीन प्रॉब्लम किसी भी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका बॉडी में वैसे ही इम्यूनिटी वीक रहती है, तो हमारे वेजाइना के जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो नॉर्मली भी हमारे वेजाइना में रहते हैं, उनमें से किसी एक तरीके का प्रेफरेंस ज्यादा हो जाता है, ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, एंड वो इन्फेक्शन की तरह आपके सामने आते हैं। दूसरी एक चीज रहती है, अगर समटाइम्स इफ यू यंगर, मतलब अगर मैं यंग बच्चियों की बात करूं, कभी कभी कम नहाते हैं बच्चे, नहीं चेंज करते हैं कपड़े, उस वजह से भी ये सब रहता है। तो आपकी जो हाइजीन है, आपका अंडरवेयर है, स्पेशली जो बरसात का सीजन होता है, मॉइस्चर वाला सीजन होता है, ह्यूमिडिटी वाला सीजन होता है, उस टाइम कॉटन अंडरवेयर्स लीजिए, वरना ये सिंथेटिक अंडरवेयर्स के कारण वो मॉइस्ट रहता है एरिया, एंड वहां पर अगेन फंगस एंड अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया वुड इजीली ग्रो एंड कॉज योर वेजाइनल इन्फेक्शन। द अदर थिंग जिसकी वजह से बहुत कॉमन है ये इन्फेक्शन एंड अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर is how you're cleaning your intimate area. Now whenever you go to pass stools, तो आजकल हर एक के घर, मोस्टली हर एक के घर वेस्टर्न कोमोड्स हैं एंड जेट्स हैं। नाउ जेट्स जो होते हैं वो पीछे से आगे की तरफ वाटर को डायरेक्ट करते हैं, तो आपके जितने जर्म्स हैं वो आपके एनल एरिया से आपके वेजाइनल एरिया में आते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जिनके घरों में भी जेट्स हैं, वो जेट्स मत यूज करो। यूज योर हैंड्स टू वाइप ऑफ द एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट टू बैक एंड नॉट बैक टू फ्रंट, एंड प्लीज टीच इट टू योर यंगर जनरेशन ऑल्सो। या फिर आप वो हैंड वाला जो जेट होता है आप वो लगवा लो, एंड आगे से पीछे की तरफ खुद को साफ करना है। ये कारण रहते हैं। उसके बाद एक कारण रहता है आपका सैनिटरी नैपकिन, कि आप सैनिटरी नैपकिन को ज्यादा देर तक यूज कर रहे हो। बहुत कॉमनली देखा गया है कि सैनिटरी नैपकिन लोग नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि व्हाट दे से इज कि अभी तो भरा ही नहीं है। नहीं भी भरा है, इट्स ओके, जस्ट 6 to 7 आवर्स के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दो। अगर आपको और कॉस्ट इफेक्टिव होना है तो आपके जो बाद के डेज होते हैं पीरियड्स के, या 4th डे 5th डे, जिसके अंदर बहुत ही हल्का हल्का ब्लीडिंग होता है, उसमें आप पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हो, विच आर अ लिटिल बिट लेस एक्सपेंसिव। वो इरिटेट भी कम करते हैं, एंड यू कैन सिंपली डिस्कार्ड देम ऑफ आफ्टर एवरी 6 to 7 आवर्स। द अदर थिंग इज कि आपका जो मेंस्ट्रुअल पैड है वो सिंथेटिक ना हो। वो जितना सिंथेटिक रहेगा उसके अंदर
वो इरिटेट करेगा आपके वेजाइनल एरिया को, अगर थोड़ी सी भी इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा इरिटेट होगी, और ज़्यादा इचिंग करोगे आप। तो कॉटन बेस्ड रहे तो इट्स बेटर. The other thing and the most important thing is what you don't realize is that your partner might also be having some kind of infection जो कि sexual activity के दौरान आपको ट्रांसफर हो रही है. Now men have been blessed with a bigger urethra and तो उस वजह से उनको इतना सिम्टम्स नहीं आते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि उनको इन्फेक्शन है. बहुत टाइम वो लोग साइलेंट कैरियर्स रहते हैं एंड रिजल्टिंग आप उनके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होते हो, वो इन्फेक्शन आपको मिलता है, आप अपना ट्रीटमेंट कराते हो, यू फील यू आर फाइन, बट देन अगेन वो इन्फेक्शन आपको दोबारा हो जाता है. इट्स अ पिंग पोंग इन्फेक्शन. सो बोथ ऑफ यू हैव टू गेट ट्रीटेड. बहुत बार हस्बैंड्स आते हैं कि नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हस्बैंड्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पिंग पोंग थिंग. ज़रूरी नहीं है उनको सिम्टम्स आए, दे कैन रिमेन एसिम्टोमेटिक, but both of them will have to be treated. So these are the few things that you can keep in mind जो आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज देख सकते हो. The other thing is your sugar levels should be okay, क्योंकि अगर आपके शुगर लेवल्स ठीक नहीं है तो वो आपको इन्फेक्शन बार बार होगा ही होगा. एंड यूटीआई, अगर आपको साथ में यूटीआई भी एसोसिएटेड है तो देखो यूरेथ्रा, विजाइना और एनस, ये तीनों चीज़ें बहुत ही पास पास लोकेटेड होती हैं. अगर आपको यूटीआई है तो आपको यूटीआई की वजह से वेजिनाइटिस हो सकता है, अगर आपको वेजिनाइटिस है तो वेजिनाइटिस की वजह से यूटीआई हो सकता है. तो एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रीटेड डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स एंड द टेस्ट दैट वी डू. द अदर थिंग इज, अगर आपको ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, प्लीज डू नॉट टेक ओवर द काउंटर ड्रग्स. ऐसा मत सोचिए कि एक बार हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने हमें ये प्रिस्क्राइब किया था, हम अब हर बार ये ले लेंगे. आप रेजिस्टेंट हो जाओगे उसके, एंड उसके बाद आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको सही से ट्रीट नहीं कर पाएगी. अगर आपको ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, प्लीज विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, गेट अ लोकल एग्जामिनेशन डन. हम उस एरिया का एक स्वॉब ले सकते हैं, उस एरिया का स्वॉब लेके उसको कल्चर के लिए भेज के हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है एंड हम कौन सी दवाई दें जिससे आप बिल्कुल सही हो जाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा सिंड्रोमिक अप्रोच रहता है या ब्लैंकेट अप्रोच रहता है कि एक बार में सबको ट्रीट कर दो, वो हर बार नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज ओनली क्रिएटिंग रेजिस्टेंस. So please make sure if you are having this infection again and again, you are taking measures for your good hygiene and you're visiting your gynecologist for a proper checkup. थैंक यू मैम. डॉक्टर उमेश सर ये 55 इयर्स की हैं, सुजाता नाम है इनका, और ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए सबसे सेफ और अच्छी एक्सरसाइज रूटीन क्या होनी चाहिए जिससे कि हम डेली लाइफ में आराम से आसानी से रह सकें और हमें डायबिटीज की ज्यादा परेशानी ना हो. मैं इनकी एज है 55. देखिए, पहली चीज हमें ये समझना चाहिए, देयर इज नो सिंगल एक्सरसाइज विच सर्व ऑल दी पर्पजेस. तो हमें दोनों तरह की एरोबिक एज वेल एज दी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए. कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज ये है कि नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए. दो तरह के डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, या तो फिजिकल ट्रॉमा हो तो आप इतना एक्सेसिव एक्सरसाइज न करें कि आपके मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होने लगे या गिर जाए, चोट लग जाए. दूसरा, आपको एक्सेसिव लोड आपके हार्ट पे पड़े तो आपको एंजाइनल चेस्ट पेन हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो आपको रुकना है. अब बात आते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए. तो मैंने बताया कि दोनों तरह की आपको आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है. आपको ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं. ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब हल्का सा स्वेट करें या हल्का सा सिंगल सेंटेंस बोल सके बट गाना ना गा सकें. सिंगल सेंटेंस कंफर्टेबली बोलें. करीब करीब पेस सबका अलग अलग होता है बॉडी वेट के हिसाब से. 30 मिनट का पर डे का एवरेज एक्सरसाइज यूजुअली बोला जाता है, पर मुझे लगता है कि आजकल हमारी सेडेंटरी लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई कि प्रोबेबली ये 30 मिनट संभवतः कम है. 10 मिनट से नीचे का सिंगल जो एपिसोड होता है एक्सरसाइज का, उसको हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते. तो आप स्प्लिट कर सकते हैं एक्सरसाइज को, आप अगर थक जाते हैं तो. पर मिनिमम 30 मिनट्स की तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होनी चाहिए. इसके अलावा आइसोमेट्रिक यानी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को भी हमको करना है. एटलीस्ट 3 एपिसोड्स ऑफ मोर देन 15 मिनट इन अ वीक. आपको सप्ताह में 3 बार वेट लिफ्टिंग, पुशिंग, घर में सिंपल आप दीवार को पुश करें या घर में आपके पास 1-2 किलो नमक की थैली है उसको उठा के वेट लिफ्टिंग. आपको एवरी बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज करनी है. कुछ कॉमन फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं,
जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द आइडियल विच कंटेन बोथ की आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक होता है डिपेंडिंग अपॉन सीजन टू सीजन। किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लो इंटेंसिटी जो आपको इंजरी ना पहुंचाए उस तरह से करें। तो ये सभी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों एक्सरसाइज करनी है। 10 मिनट से नीचे का एक्सरसाइज को हम टोटल एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे और 5 डेज अ वीक, और उस किसी भी 2 दिन के बीच में 2 दिन से ज़्यादा का रेस्ट का पीरियड नहीं होना चाहिए। साथ में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज 15 मिनट पर डे के एटलीस्ट 3 सेशन इन अ वीक। मैं चाहूँगा थोड़ा सा और भी ज़्यादा करें, क्योंकि हम इंडियंस की जो मसल क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। तो प्रोटीन डाइट लेने के साथ साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और आइसोटोनिक दोनों। कुछ एक्सरसाइजेज में आप एरोबिक्स कर सकती हैं। फीमेल्स को डांस, योगा, डांस बहुत पसंद रहता है, तो डांस इज ऑल्सो वेरी एक्सरसाइज फॉर देम। सिंपल आजकल अवेलेबल नहीं है, लोग पीपल्स आर मोर डूइंग इन जिम, बट पास टाइम में हम लोग अपने घर में चक्की पीसने से या बर्तन कूटने, मुर्गी कूटने से, किसी भी तरह की आप कार्डियो की एक्सरसाइज जो कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है वो करती हैं। लेकिन कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले आपने मेन शब्द यूज किया था सेफ। कोई भी तकलीफ अगर आपको होती है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या इंजरी हो रही है, तो उसको वहीं हॉल्ट करें। अगर आपको बार बार कोई भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट हैवीनेस होती है तो आपको इवेल्युएशन कराना होता है। इन जनरल जब तक आपको पहले से कार्डियक इलनेस नहीं है या कोई फीचर नहीं आ रहा, तो नॉर्मली कार्डियक इवेल्युएशन हम इंडियन सिनेरियो में नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 50 और 55 के बाद आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको मीनोपॉज भी हो चुका होगा, तो आपके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। हो सकता है आपको डिस्लिपिडीमिया या हाइपरटेंशन हो, तो उस केस में सम टाइम वी नीड अ फॉर्मल इवेल्युएशन बाय कार्डियोलॉजिस्ट। बट इन जनरल आप सिंपल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इस तरह की कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह की लो इंटेंसिटी में भी खेल सकते हैं। दीज आर परफेक्ट, बट ऑल ऑफ दीज आर कम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं है कि मैं केवल वॉक करता हूँ कि ये सफिशिएंट है। जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है वो कम्प्लीमेंट्री है, उसको कम्प्लीमेंट करता है, उसके दूसरे पार्ट को प्रमोट करता है, क्योंकि हमारे मसल मेंटेनेंस के लिए हमको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर अनिमेश सर, ये एक और क्वेश्चन है, प्रोबेबली शायद ये 41 इयर्स की हैं और इनका नाम है मीनाक्षी जी, ये आगरा से हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या अर्ली स्टेज कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है? अगर कैंसर की वजह से बॉडी में स्प्रेड हो गया, इनका क्वेश्चन शायद थोड़ा क्लियर नहीं है। ये लिख रही हैं कि अगर कैंसर की वजह से बॉडी में स्प्रेड हो गया हो, तो क्या उस स्टेज पर सिर्फ पेन मैनेजमेंट ही ऑप्शन रहता है या क्योर पॉसिबल है? और साथ ही साथ ये पूछ रही हैं कि क्या कीमोथेरेपी करवाने के बाद सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अर्ली, पहली बात तो सारे कैंसर्स डिफरेंट होते हैं, सारे, मतलब हर एक कैंसर हर एक स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो हाँ, अर्ली स्टेज कैंसर जनरली क्योरेबल होते हैं कि आपने छोटा सा स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर था, आपने पूरा निकाला एंड बाहर, मतलब पूरा बाहर कर दिया, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो क्योरेबल होगा। बट ऑब्वियसली इट विल डिपेंड कि वो कौन से टाइप का कैंसर है। कुछ स्टेज 3 तक भी कैंसर्स फुली क्योरेबल होते हैं, कुछ स्टेज 2 तक भी क्योरेबल होते हैं। सो हाँ, अर्ली स्टेज से होते ही हैं। दूसरा, अगर स्प्रेड हो भी गया है तो डिफरेंट कैंसर्स में क्योर भी हो सकता है एंड बहुत लंबी मीनिंगफुल लाइफ भी दी जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी को स्टेज 4 है या फिर अगर किसी का कैंसर स्प्रेड हो गया है तो सिर्फ पेन मैनेजमेंट ही बचा। जैसे कि कुछ टाइप के ब्लड कैंसर्स होते हैं, लिम्फोमास वगैरह होते हैं, तो वो स्टेज 4 में भी पूरी तरीके से क्योरेबल होते हैं। या अगर लंग कैंसर है, उसमें कोई स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आप अगर देते हैं तो उसमें भी बहुत लंबा 5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी पेशेंट्स को मिल सकते हैं विद अ स्टेज 4 कैंसर। सो ये चीज, मतलब हर एक कैंसर, हर एक स्टेज, हर एक अवेलेबल दवाई पे डिपेंड करता है आंसर। बट अर्ली स्टेज कैंसर मोस्टली क्योरेबल रहते ही हैं एंड लेट स्टेज में इट विल डिपेंड कि कौन सा वाला कैंसर है, क्या स्टेज पर है, कौन से टाइप का है, पेशेंट की हालत कैसी है, उन चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है।
थैंक यू सर। डॉक्टर ख्याति मैम, एक चैट के थ्रू हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। ये मिस तनुजा वर्मा है, मिसेस तनुजा वर्मा है। ये पूछ रही हैं कि डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। इन्होंने वेट लूज कर दिया है काफी, तो वो वेट गेन को लेकर अपने कॉन्शियस हैं। वो पूछना चाह रही है कि क्या उनका वेट गेन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हो रहा है या डिलीवरी के बाद वेट गेन नहीं हो रहा है? मैम डिलीवरी के बाद वेट गेन नहीं हो रहा है, उनका क्वेश्चन ये है। But isn't that a good thing? A lot of women struggle with losing weight post delivery. तो डिलीवरी के बाद अगर वेट गेन नहीं हो रहा है, that is a good thing, I think. मैम उनका ये पूछना है कि क्या कुछ हेल्थ इश्यूज तो नहीं हो सकते हैं इससे इन फ्यूचर, और उनकी नेक्स्ट कंसीव में उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है? देखो, ये डिपेंड करता है कि BMI कितना है, ठीक है? तो मतलब what was your baseline weight? What is your baseline weight? आपकी हाइट कितनी है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका BMI कितना है, आप किस रेंज ऑफ BMI में फॉल कर रहे हो। हाँ, सडन लूजिंग, एकदम से अगर वेट बिल्कुल लूज हुआ है ना, प्रेगनेंसी के बाद 5-6 किलोज, आई अंडरस्टैंड यू लूज वेट, बट अगर एकदम से वेट लॉस होता है आपका, दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ कोर्स। बट अगर इवेंचुअली वेट लॉस हुआ है तो वो कितना लॉस हुआ है, मतलब आई नीड टू नो मोर डिटेल्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज वेट गेन नहीं हो रहा है। अगर आप बिल्कुल ही अंडर वेट हो गए हो, देन यस वी कैन डू अ फ्यू टेस्ट। सबसे कॉमन इंडिया में टीबी होता है, जिसकी वजह से पेशेंट स्टार्ट लूजिंग वेट। तो अगर आपको क्रॉनिक कफ रहा है या फीवर रहा है या आपको इंटेस्टाइनल, आपको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट दैट वी कैन डू, स्टार्टिंग विद ट्यूबरक्लोसिस, या फिर इंटेस्टाइन में आपको कुछ इंटॉलरेंस हो रही हो, कोई पर्टिकुलर ग्रेन सूट ना कर रहा हो सकता है इस वजह से हो सकता है किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी हो। मतलब टू बी ऑनेस्ट द क्वेश्चन इज अ लिटिल इनकम्प्लीट, इट नीड्स मोर डिटेल्स टू बी आंसर्ड प्रॉपर्ली। राइट मैम, उनका सिर्फ एक वन लाइन ही क्वेश्चन था। सो तनुजा जी, आपका क्वेश्चन क्योंकि इनकम्प्लीट था, तो इसलिए इसका एक कोई बात नहीं, आप ओपीडी में आ जी जाइए, we'll examine you totally and then we'll prescribe whatever we need to prescribe. बिल्कुल। एंड समहाउ हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है, तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूंगी कि जिनके क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए हैं, तो आप प्लीज हमें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से अपने क्वेश्चंस भेजिए, और हम डेफिनेटली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पैनल्स हैं, वो आपको जरूर आंसर करेंगे आपकी जो भी क्वेरीज हैं। एंड जाते जाते हम एक एक्सपर्ट एडवाइस, एक एक्सपर्ट हेल्थ टिप लेना चाहेंगे। सो स्टार्टिंग विद डॉक्टर उमेश सर। सर, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, द फाइनल वर्ड्स? जहाँ इस बार के अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो सबसे ज़्यादा लोगों का जो क्वेश्चन था वो वेट और डायबिटीज़ पर था। वेट और डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव पेंडेमिक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, प्रिवेंशन की तरफ। हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग जैसे पास्ट में खतरा था, आजकल सिटिंग उतना बड़ा खतरा है, तो वी शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम ऑलवेज बीइंग सिटिंग। थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस करें, फिजिकल एक्टिविटी को छोटे छोटे कामों में लगाएं, मीनिंगफुल हेल्दी डाइट लें, प्रोसेस्ड फूड कम से कम लें, रेगुलरली पीरियडिकली अगर कोई भी इश्यू है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ सो कॉल्ड social coaches and all these. Always try to contact your healthcare personnel for trustworthy and reliable information. This is all from my side, because ill information is more dangerous than being illiterate. Thank you. So much, sir. Dr. Animesh sir, what would you like to say to our viewers? आपके कुछ expert advice? आई थिंक सर ने वैसे काफी कुछ बोल ही दिया, बट हाँ, अगर आप 4 से 5 चीजें करें अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में ही, अगर आप चेंजेस कर सकते हैं, सो आपके कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। 0 नहीं तो बहुत कम तो हो ही जाएगा। वही सेम की एक्सरसाइज करिए। इस चीज को हम लोग बहुत ही अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। जनरल नॉर्मल 20-30 मिनट्स अ डे कैन मीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो एक्सरसाइज करना डेफिनेटली, डाइट जैसे कि है कि अनप्रोसेस्ड फूड लेना, नॉर्मल डाइट लेना, थोड़ा हाई रफेज डाइट लेना। तीसरा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से बहुत दूर रहना। इनसे दीज आर लाइक 50% ऑफ द कैंसर्स इन्हीं वजह से ही होते हैं। और लास्ट है कि अगर आप रेगुलरली स्क्रीनिंग करा रहे हैं अपने कैंसर्स की, इफ यू आर वेल वैक्सीनेटेड, जैसे कि अभी HPV पे क्वेश्चन था, और मैमोग्राफी, कोलोनो, मतलब ये ज्यादा स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं,
अगर आप इन सब से रहेंगे तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपके और आपके फैमिली में कभी किसी को कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। तो ये 5 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज, डाइट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, एंड स्क्रीनिंग विद वैक्सीनेशन, तो ये सब करेंगे तो आई होप सब सेफ रहेंगे इन चीजों से। थैंक यू सर। मैम, डॉक्टर ख्याति मैम, आपका एक्सपर्ट एडवाइस Yes. हमारे व्यूअर्स के लिए। Of course. So I'm basically a women's health doctor. तो I would say कि first of all I'm glad कि आज इतनी सारी ladies ने question पूछा है. They are being more aware about their bodies and they are asking questions. That is a very nice thing. जो मैंने यहाँ देखा है कि ladies don't usually get up the courage to speak up कि हाँ उनको problem हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइस यू लेडीज कि आपको आपकी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा पता है. अगर उसमें जरा सा भी चेंज आता है, गेट अप, मेक अ कॉल, कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और कंसल्ट एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कोई भी, किसी के पास भी आप जाइए, आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, यू गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड, यू गेट योरसेल्फ चेक्ड आउट. इट इज द फर्स्ट स्टेप. आप अवेयर रहोगे तभी आपकी हेल्थ में प्रोग्रेस होगी. The other thing, जैसे कि उमेश सर और अनिमेश सर ने बताया, आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, ये बहुत मैटर करता है. आपको पता होना चाहिए कि कंट्री में क्या क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए. जैसे हमने बताया, पैप्समेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, मैमोग्राफी के प्रोटोकॉल्स हैं. तो इन सबको जानिए और ये चीज़ें रेगुलरली करवाइए. दैट ओनली विल विद ऑल टुगेदर बाकी सारे मेजर्स के साथ आपको एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ लेके जा सकते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो नोशन चलाया है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन जो इतने ग्रैंड लेवल पे स्पेशली फॉर वुमेन्स हेल्थ चला है. तो प्लीज गेट अप एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. यू हैव बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर योर फैमिलीज, नाउ इट इज टाइम कि आप अपने लिए भी करिए. अपने लिए अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, एंड इन फैक्ट अल्टीमेटली सोसाइटी और नेशन के लिए. बट द सोल थिंग इज कि अपने लिए. तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ले रहे हैं. द अदर थिंग इज अपना वेट ऑप्टिमाइजेशन, अपना हाइड्रेशन लेवल ऑप्टिमाइजेशन. एंड जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में क्वेश्चन था, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वेजाइनल डिस्चार्ज की, एंड वुमेन टेंड टू इग्नोर इट. बेसिकली वुमेन डोंट इवन आस्क द बेसिक क्वेश्चंस जो उनको पूछने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है ये चीज़ें नॉर्मल हैं. बट आई वुड सजेस्ट, अगर वो चीज़ें नॉर्मल भी है, आप तब भी पूछिए, 10 बार पूछिए. वी आर ऑलवेज हेयर टू आंसर यू. जितना आप पूछोगे उतना आप अवेयर रहोगे एंड उतना आप फिट रहोगे. सो दैट इज इट. स्टे हेल्दी, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड. एक्सेप्शनली वेल कोटेड मैम, थैंक यू सो मच. एंड मैं फिर से अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगी कि प्लीज डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग, एनी एडवाइस और एनी हेल्थ टिप बाय योर ओन, ऑन योर ओन. और उसके लिए आप प्लीज अपने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर, जो एक्सपर्ट कंसल्टेशन है, उनके सुपरविजन में ये सब कीजिए. बिकॉज समहाउ हम अपने आप से भी बहुत कुछ कर लेते हैं और वो अल्टीमेटली फिर हमारे हेल्थ पर आकर चीजें आ जाती हैं. सो एंड यस, आपके जो भी और भी क्वेश्चंस है, आप हमें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पूछ सकते हैं. हमारे experts are always there to guide you, are always there to answer you. And it's been a great pleasure to have all of you, the experts over here with our webinar. So thank you so much, Dr. Umesh sir, Dr. Animesh sir, Dr. Khyati ma'am. और आपने अपना इतना टाइम दिया एंड हमारे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉर्ट आउट किया. थैंक यू सो मच.